पैसे कमाने के तरीके तो बहुत हैं और जब से चीज़ें ऑनलाइन हुई हैं पैसा कमाना थोड़ा और आसान हो गया है। पिछले 5 से 6 साल में एक नया तरीका निकल के आया पैसे कमाने का, वो है फैंटेसी स्पोर्ट्स के थ्रू। फैंटेसी स्पोर्ट्स का मतलब है वो स्पोर्ट्स जिसमें आप घर बैठे रियल टाइम प्लेयर्स जो हैं उनके वर्चुअल अवतार्स को एक मिला के एक टीम बना सकते हैं और फिर उस टीम के साथ अपने ओपोनेंट्स के साथ खेल सकते हैं। इसे हम कहते हैं फैंटेसी स्पोर्ट्स। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे ड्रीम इलेवन हो गया, एमपीएल जो है मोबाइल प्रीमियर लीग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर ये जो पूरा फैंटेसी गेम्स का या फैंटेसी स्पोर्ट्स का ये जो पूरा डोमेन बन के आया है, ये पैसे तो कमाने में बड़ा मददगार है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये क्या गैम्बलिंग है या एक्चुअली ये गेम ऑफ स्किल है। हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या फ्रॉम सौम्या स्फेयर और आज हम समझेंगे कि ये जो पूरा फैंटेसी गेम्स का जो पूरा एक सिनेरियो बन के आया है ये एक्चुअली है क्या और इसे स्टेट कैसे डोमिनेट करती है। क्या एक्चुअली इससे पैसा कमाया जा सकता है या फिर सिर्फ ये एक भ्रम है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसे कहना चाहूंगी कि अगर आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग सिनेरियोज डिस्कशंस चाहते हैं हम और लेके आए तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो अब समझते हैं कि गैम्बलिंग होता क्या है। अगर लॉ की भाषा में समझाया जाए तो गैम्बलिंग जो है एक गेम ऑफ चांस है, मतलब कि जहां पे ये पता नहीं है कि आउटकम क्या होगा और वो बाय चांस आपको बस जिता सकता है या हरा सकता है। अगर इस तरह का कोई गेम है जिसमें बाय चांस चीजें हो रही हैं उसे हम कहते हैं गेम ऑफ चांस या फिर गैम्बलिंग। अब दूसरे जो गेम्स हैं उन्हें हम कहते हैं गेम ऑफ स्किल। गेम ऑफ स्किल का मतलब है जहां पे किसी भी तरह की कोई स्किल का यूज किया जा रहा है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो, किसी भी तरह की कोई भी स्किल है जहां पे चीजें सिर्फ चांस पर डिपेंड नहीं करती हैं बल्कि आपके स्किल के थ्रू आप जीतेंगे या हारेंगे। ऐसे गेम्स को कैटेगराइज करते हैं गेम ऑफ स्किल्स में। अब ये जो फैंटेसी गेम्स हैं यहाँ पे इनके बारे में समझना जरूरी होगा कि ये गेम ऑफ चांसेस हैं या गेम ऑफ स्किल्स हैं। अब ये समझना आखिर जरूरी है क्यों कि कोई गेम गेम ऑफ स्किल है या गेम ऑफ चांस है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो गेम ऑफ स्किल्स होते हैं वो रेगुलेट नहीं किए जा सकते हैं स्टेट द्वारा। आप अपनी पसंद से उसे खेल सकते हैं, उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और आर्टिकल 19(1)(g) के अंडर वो प्रोटेक्टेड होते हैं। लेकिन जो गेम ऑफ चांस होता है जिसको हम गैम्बलिंग कहते हैं वो स्टेट द्वारा प्रोहिबिट भी किया जा सकता है, रेगुलेट भी किया जा सकता है और स्टेट उस पर अपने हिसाब से टैक्सेशन भी लगा सकती है। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी होता है कि कोई गेम गेम ऑफ स्किल है या गेम ऑफ चांस है। जब से ये फैंटेसी स्पोर्ट्स उभर के आए हैं तब से इस तरह के बहुत सारे सिनेरियोज उभर के आए हैं जब ये समझना मुश्किल हो गया था कि ये एक्चुअली गेम ऑफ स्किल्स है या गेम ऑफ चांसेस है। इसमें जो सबसे पुराना केस निकल के आया जिसके बेसिस पे आगे जाके हमेशा यह डिसीजन लिया गया कि फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम ऑफ स्किल है या गेम ऑफ चांस है, वो था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस आरएमडी चमरबगुल का। इस केस के दौरान ये समझ में आया कि कोई भी स्पोर्ट्स या गेम बिना चांस के नहीं होता। हर स्पोर्ट्स और हर गेम पूरी तरह से स्किल पे बेस्ड नहीं हो सकता, कुछ परसेंटेज ऑफ चांस हमेशा होता ही होता है। इसीलिए इस केस के बाद फाइनली ये तय किया गया अगर किसी भी गेम में या स्पोर्ट्स में चांसेस हैं कि स्किल्स को ज्यादा यूज किया जा रहा है और चांसेस पे कम डिपेंड किया जा रहा है तो उस स्पोर्ट या गेम को हम गेम ऑफ स्किल मानेंगे। वहीं अगर किसी भी गेम या स्पोर्ट्स में चांसेस पे ज्यादा डिपेंड किया जा रहा है और स्किल्स कम है, उस गेम को हम गेम ऑफ चांसेस या फिर गैम्बलिंग मानेंगे। जब स्किल्स की बात होती है तो वो स्किल्स जो है सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स पे ही नहीं बांध के रखी गई हैं। अब क्योंकि चीज़ें ऑनलाइन भी आ गई हैं तो इसलिए कोई भी स्किल जिसमें फिजिकल एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हो, जिसमें आपकी इंटेलिजेंस इन्वॉल्व हो, जिसमें नॉलेज इन्फॉर्म्ड हो, इसमें इंफॉर्मेशन का भी हाथ होता हो, ये सारी चीज़ें स्किल के अंदर आती हैं जहाँ ट्रेनिंग एक्सपीरियंस हर चीज़ काउंट होती है। और जहाँ चांस की बात होती है वहाँ मेयरली इस चीज पे डिपेंड किया जाता है कि कोई चीज या तो हो सकती है या नहीं हो सकती है बाय चांस, बिना किसी भी स्किल के इन्वॉल्वमेंट से। यहाँ के बाद ये तय हो गया कि जब भी स्किल्स ज्यादा होंगी तो वो गेम ऑफ स्किल होगा और चांसेस ज्यादा होंगे तो वो गेम ऑफ चांस होगा। फैंटेसी स्पोर्ट्स की वजह से इस तरह के बहुत सारे केसेस आगे जाके आए जिसमें फाइनली ये जो हमारा पहला केस था इसी के बेसिस पे हमेशा डिसीजंस लिए गए। आरएमडी चैम्बूर वाला केस के बाद से जो सबसे महत्वपूर्ण केस उभर के आया है वो है वरुण गंभीर और यूटी ऑफ चंडीगढ़ के बीच का केस। इस केस में ये बोला जा रहा था कि ड्रीम इलेवन जो एक फैंटेसी स्पोर्ट्स का प्लेटफॉर्म है वो एक गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म है। इसको खारिज करते हुए पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गेम ऑफ स्किल्स पे बेस्ड है, ये गेम ऑफ चांसेस नहीं है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि जब ड्रीम 11 में कोई भी पार्ट लेता है, वो जो टीम्स बनाता है, वो टीम्स बनाता है जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, जो एक्चुअल रियल टाइम सिनेरियो में प्लेयर्स खेलते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस को देखते हुए, उनकी रियल टाइम स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए, अपनी स्किल और स्पोर्ट्स की समझ को देखते हुए, क्रिकेट की समझ को देखते हुए टीम बनाई जाती है। अब वो टीम जिस तरह से खेलेगी, अपना प्रदर्शन करेगी अपने परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर, वो सब जो है स्किल के बेसिस पे होता है। इसीलिए ड्रीम 11 एक स्किल बेस्ड गेम है, ना कि चांस बेस्ड गेम। और फाइनली ड्रीम 11 को एक गेम ऑफ स्किल्स को तरह माना गया। इसी तरह अगला केस आया बॉम्बे हाई कोर्ट का, वहां पे फिर से ये बोला गया कि ड्रीम 11 जो है वो गेम ऑफ स्किल्स है। अगला केस आया राजस्थान कोर्ट में, जो था अविनाश मेहरोत्रा का केस, उसमें भी फाइनली यही बोला गया कि नहीं, ये गेम ऑफ स्किल है, गेम ऑफ चांस नहीं है। फाइनली ये सारे इतनी बार जब गेम ऑफ स्किल की तरह इसको साबित कर दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डाली गई इन सारे जजमेंट्स के अगेंस्ट कि ये सारे जजमेंट्स को रिकंसिडर किया जाए और ये समझाया जाए कि ये ड्रीम 11 और जो बाकी फैंटेसी गेम्स हैं, ये एक्चुअली गेम ऑफ स्किल्स हैं कि गेम ऑफ चांसेस हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पिटीशन को खारिज किया और बोला कि लॉ को देखते हुए और जो डेफिनेशन बनाई गई थी आरएमडी चैम्बुलवाला केस में कि ये सारे गेम ऑफ स्किल्स ही हैं, यहाँ पे गेम ऑफ चांसेस है, लेकिन वो कम है व्हेन कंपेयर टू गेम ऑफ स्किल्स। तो फाइनली ये साबित हो गया था और ये वाइडली एक्सेप्टेड फैक्ट हो गया था, जितने भी फैंटेसी गेम्स हैं ये सारे के सारे गेम ऑफ स्किल्स हैं, ये गैम्बलिंग नहीं है, क्योंकि इसमें रियल टाइम एक्सपीरियंस, परफॉर्मेंस, स्टैटिस्टिक्स और गेम की समझ की जरूरत होती है, जो सारी स्किल्स हैं। इसी डेफिनेशन को मानते हुए आगे जाके रमी ऑनलाइन जो खेला जाता है उसको भी गेम ऑफ स्किल माना गया, क्योंकि उसमें भी जो कार्ड्स इन्वॉल्व होते हैं उसको प्लेयर को मेमोराइज करना होता है, तो वो भी एक तरह की स्किल हो गई। सिमिलरली हॉर्स रेसिंग में भी यही होता है कि आप जो भी हॉर्सेस होते हैं उनकी स्किल्स को देखते हैं, उनके परफॉर्मेंस को देखते हैं और उसके बेसिस पे उस पर पैसा लगाया जाता है। तो ये सारी ही चीजें जो थी, ये जो सारे ही जो गेम्स थे, जो स्टेक बेस्ड गेम्स थे, इन सबको ही गेम ऑफ स्किल्स माना गया और ये मेयर गैम्बलिंग नहीं थे। इसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने ये क्लेम किया कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट और बाकी सारे लोअर कोर्ट्स ने ये मान लिया है कि जितने भी ये ऑनलाइन गेम्स हैं जिसमें जो है आप स्किल यूज कर रहे हैं, ये सारे के सारे हैं तो गेम ऑफ स्किल्स, लेकिन जब भी पैसा इन्वॉल्व होता है वो गेम ऑफ स्किल नहीं हो जाता है, वो एक तरह की गैम्बलिंग हो जाती है। ये गेम था पूरा का पूरा गेम्स क्राफ्ट नाम की जो एक कंपनी है जो रमी ऑनलाइन खिलवाती है, उसके ऊपर। तो हुआ ऐसा कि हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बोला कि जब भी कोई भी प्लेयर रमी खेलता है तो वो एक अनसर्टेन आउटकम के ऊपर पैसा लगा रहा है, उसको पहले से पता नहीं है कि गेम जीता जाएगा या हारा जाएगा, चाहे वो अपनी स्किल के बेसिस पे ही कार्ड्स को मेमोराइज करके ही वो गेम खेले, और अल्टीमेटली वो पैसा इस बात पे लगाता है कि ये गेम जीता जाएगा या हारा जाएगा। तो ये क्लासिक डेफिनेशन ऑफ गैम्बलिंग हुई, क्योंकि आप यहाँ पे एक अनसर्टेन आउटकम के ऊपर कुछ रियल टाइम मनी लगा रहे हैं, जिसमें आपका जो आप स्टेक लगाए, अगर वो सही साबित हुआ तो आप पैसा जीतेंगे और गलत साबित हुआ तो आप पैसा हारेंगे। तो ये पूरी की पूरी जो है गैम्बलिंग है, चाहे इसमें स्किल इन्वॉल्व हो या ना इन्वॉल्व हो। गेम्स क्राफ्ट के ऊपर अपना शिकंजा और ज्यादा मजबूत करने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनली ये बोला कि किसी भी फैंटेसी गेम में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट तो ये होता है जब आप अपनी स्किल के बेसिस पे एक टीम बनाते हैं, अगर वो क्रिकेट रिलेटेड है, या फिर रमी में आप कार्ड्स वगैरह मेमोराइज करते हैं, यहाँ तक तो ये गेम ऑफ स्किल ही चल रहा है। लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट आता है जिसमें आप पैसा लगाते हैं एक अनसर्टेन आउटकम के ऊपर, वो कोई स्किल को इन्वॉल्व नहीं करता है, वहां पे आप सिंपली एक अनसर्टेन आउटकम पे क्योंकि पैसा लगा रहे हैं, तो वो हार्डकोर गैम्बलिंग ही हुई। इसके ऊपर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल दिया, जिसमें उन्होंने बोला कि मान लेते हैं अगर महेंद्र सिंह धोनी, जो बहुत बड़े क्रिकेटर हैं इंडियन क्रिकेट के, वो अगर किसी भी मैच में एक पैसा लगाते हैं, मान लीजिए 100 रुपए, अब चाहे वो कितने ही बड़े क्रिकेटर हैं, उनको क्रिकेट के बारे में सारी नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, वो सारे सिनेरियो समझते हैं, लेकिन फिर भी जब वो 100 रुपए लगा रहे हैं किसी भी टीम के ऊपर, तो उनको अभी भी ये नहीं पता है कि वो टीम हारेगी या जीतेगी, चाहे उनको क्रिकेट की कितनी भी नॉलेज हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो क्योंकि पैसा लग रहा है एक अनसर्टेन आउटकम के ऊपर, चाहे वो कोई दिग्गज प्लेयर हो या कोई लेमैन हो, ये साफ साफ गैम्बलिंग ही कहलाता है। इसीलिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बोला
कि जब भी इन गेम्स में पैसा इन्वॉल्व है, जब भी आप पैसा लगा रहे हैं या पैसे जीत रहे हैं, तो इनको आप महज गेम ऑफ स्किल नहीं मान सकते, ये सीधा सीधा गेम ऑफ चांसेस है या फिर गैम्बलिंग है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की इन दलीलों के बाद गेमक्राफ्ट्स ने ये कहा कि ये सिर्फ मेयर अनसर्टेनिटी नहीं है, यहाँ पे आप आंख बंद करके पैसा नहीं लगाते हैं। अगर हम क्रिकेट का एग्जाम्पल लें, तो जब आप अपनी टीम बनाते हैं तब आप ये देखते हैं कि हर प्लेयर का कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है, क्या फॉर्म है, पिछले उनके परफॉर्मेंसेस कैसे थे, कौन किस तरह के टेक्निक में अच्छा करता है, खराब करता है, वेदर कंडीशन है, क्लाइमेट कंडीशंस कैसे हैं, पिच कैसा है, वो दिन कैसा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स, बहुत सारे वेरिएबल्स प्ले करते हैं। इन सारी चीज़ों की समझ होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ये समझ पाएंगे कि आप ये गेम जीतने वाले हैं या हारने वाले हैं। तो अगर आप पैसा लगा रहे हैं एक अनसर्टेन आउटकम पे, तो वो अनसर्टेनिटी मेयर चांस नहीं है, वो इन सारे वेरिएबल्स का एक परफेक्ट कैलकुलेशन होता है, और जिसके बेसिस पे कोई पैसा लगाता है उस गेम के आउटकम पे कि वो जीता जाएगा या हारा जाएगा। तो ये आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ गैम्बलिंग नहीं है या जुआ नहीं लगा रहे हैं जहां आप अपनी किस्मत पे डिपेंड कर रहे हैं, बल्कि आप अपनी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये समझते हैं कि जीता जाएगा या हारा जाएगा, पूरी तरह से अपनी स्किल्स का यूज करते हैं और उस अनसर्टेनिटी पे पैसा लगाते हैं। तो गेम्सक्राफ्ट ने ये बोला कि ये पूरी तरह से गेम ऑफ स्किल है और गेम ऑफ चांस नहीं है। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अच्छा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और गेम्सक्राफ्ट की ये सारी दलीलों को सुनने के बाद फाइनली जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बारी आई तो उन्होंने ये बोला कि हम मान लेते हैं कि बहुत सारी स्किल इन्वॉल्व होती है। आप अपनी टीम बनाते हैं, आप समझते हैं परफॉर्मेंस, स्टैटिस्टिक्स, क्लाइमेट, पिच, सब आप समझते हैं, मान लिया, आपने अपनी टीम लगा ली। लेकिन आप जब इन फैंटेसी गेम्स में खेलते हैं तो आपको अपने ओपोनेंट के बारे में पता नहीं होता है। ओपोनेंट आपका कौन होगा, उसका क्या स्किल लेवल है, वो कैसे खेलता है, ये आपको इन गेम्स में नहीं पता होता है। ये ओपोनेंट कौन होगा तय करता है कि आपने कितना स्टेक लगाया है या पैसा लगाया है। मान लीजिए पार्टिसिपेंट ए ने भी 100 रुपए लगाए हैं और पार्टिसिपेंट बी ने भी 100 रुपए लगाए हैं, तो ये दोनों ने क्योंकि सेम स्टेक लगाया है, ये जो गेम्स होते हैं, ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इन दोनों को ओपोनेंट बना देंगे। ना ओपोनेंट ए को पता है कि बी कौन होने वाला है, ना बी को पता है ए कौन होने वाला है। तो फिर कैसे कोई भी पार्टिसिपेंट आउटकम को बता सकता है, पहले से समझ सकता है स्किल के बेसिस पे? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके सामने जो टीम आए वो आपसे बहुत अच्छा खेलती हो या वो बहुत खराब खेलती हो। तो यहाँ पे पैसे के बेसिस पे, क्योंकि दो टीम्स कौन सी होंगी वो रैंडमली डिसाइड किया जाता है, तो ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है बेस्ड ऑन स्टेक्स और ना कि कोई स्किल इन्वॉल्व होती है। इसीलिए ये पूरी तरह से चांस हो गया कि आपके सामने बाय चांस कौन सी और कैसी टीम आती है और उसके हिसाब से फिर गेम का आउटकम डिसाइड होगा। ये ओपोनेंट ना पता होना या किस ओपोनेंट के अगेंस्ट खेलना है, ये पहले से ना तय होना एक लेवल ऑफ चांस इंट्रोड्यूस करता है, और ये पूरा जो सिनेरियो है ये किसी भी पार्टिसिपेंट के कंट्रोल के बाहर है। आप अपनी टीम बना सकते हैं, आप अपने प्लेयर्स का परफॉर्मेंस समझ सकते हैं, आप बाकी सारे वेरिएबल स्टडी कर सकते हैं, लेकिन आपके पावर के बाहर है ये समझना, ये जानना पहले से कि आपका ओपोनेंट कौन होगा। तो क्योंकि आपको ये पता नहीं होता है, इसलिए आप बाय चांस पैसा लगाते हैं हार या जीत पे इन सारे प्लेटफॉर्म्स में। इसीलिए ये गेम ऑफ स्किल के ज्यादा गेम ऑफ चांस हो गया, ऐसा कहना था रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की इन दलीलों को दोबारा से खारिज किया गया और तब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हमने हमेशा से ही स्किल और चांस इन दोनों को वे किया है। अगर किसी भी गेम में अनसर्टेनिटी है तो अनसर्टेनिटी को आप चांस नहीं मान सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि चांस होता है कि जब स्किल का कोई रोल ही ना हो। मतलब एक गेम चल रहा है, उसमें अगर किसी प्लेयर के पास उस गेम को खेलने की स्किल हो, उस स्किल के बेसिस पे उस गेम का आउटकम डिसाइड किया जा सकता है, तो वो एक स्किल गेम बेस्ड हुआ।
लेकिन अगर हम चांसेस की बात कर रहे हैं तो चांस कब होता है? जब आपने डाइस फेंक दिया, आपको नहीं पता कौन सा नंबर आएगा, या आपने आंख बंद करके एक पत्ता ताश का खींचा, आपको नहीं पता आप कौन सा पत्ता देने वाले हैं। ये डाइस रोल हो गया या कार्ड सेलेक्ट करना हुआ, ये चीजें होती हैं चांसेस। अगर हम फैंटेसी स्पोर्ट्स की बात करें तो वहां पे तो स्किल ही प्रीडोमिनेंट हो रही है, डोमिनेट कर रही है, क्योंकि आपकी अपनी टीम की तो पूरी स्किल आपको पता है, आप सारे वेरिएबल्स पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे स्किल ही डोमिनेट कर रही है, और अपने ओपोनेंट के बारे में ना पता होना एक लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी जरूर लाता है, लेकिन अनसर्टेनिटी चांस नहीं होता। इसके बाद ये बोला गया कि अगर कोई भी गेम खेलते हुए प्लेयर अपनी स्किल को यूज करके गेम को जीत रहा है या हार रहा है तो वो गेम स्किल बेस्ड हुआ। अगर प्लेयर अपनी स्किल्स के थ्रू सामने वाले को हरा या जिता सकता है तो वो एक स्किल बेस्ड गेम हुआ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका ओपोनेंट कौन है, अगर आप अपनी स्किल्स को यूज कर रहे हैं तो वो स्किल बेस्ड ही हुआ। अगर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पैसा दे के आपको एक अननोन ओपोनेंट के अगेंस्ट खड़ा कर दिया जा रहा है और फिर भी आप अपनी स्किल ही यूज कर रहे हैं उस ओपोनेंट के साथ खेलने के लिए, तो वो एक स्किल बेस्ड गेम ही है, जैसा कि ये फैंटेसी गेम्स होते हैं। अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की इन दलीलों को माना जाता तब तो फिर हर चीज स्किल बेस्ड ना होके चांस बेस्ड हो जाती। जैसे कि जब भी चेस खेला जाता है तो ज्यादातर आपको अपने ओपोनेंट के बारे में नहीं पता होता है, ओपोनेंट रैंडमली दिया जाता है और आप तब खेलते हैं अपनी स्किल को यूज करके और हारते हैं या जीतते हैं। इसी तरह पोकर में भी होता है, जब रैंडमली आपके ओपोनेंट्स डिसाइड किया जाता है और अपनी स्किल का आप यूज करते हैं। पोकर इज कम्प्लीटली अ स्किल बेस्ड गेम। इसी तरह से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो, वहां पे भी आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि जिन बच्चों के अगेंस्ट आप बैठ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, वो बच्चे आपसे स्किल में कितने बेहतर है या कितने खराब हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किल पे डिपेंड करते हैं और मेरिट में आते हैं या फिर नहीं आते हैं। तो अगर हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट की डेफिनेशन को मानने लगे तब तो ये सारी चीजें गैम्बलिंग ही हो जाएंगी, मेयर गेम ऑफ चांसेस हो जाएंगी और स्किल का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसीलिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट की इन दलीलों को खारिज कर दिया गया। और जहां तक बात होती है कि पैसे देके या स्टेक के बेसिस पे अपोनेंट डिसाइड होते हैं, तो वहां पे ये बोला गया कि जब भी आप पैसे देते हैं तो सिर्फ ये डिसाइड होता है कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आपका ओपोनेंट कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खेलेंगे तो आप अपनी स्किल के बेसिस पे ही। अगर आप पैसे दे रहे हैं तो उससे आपकी टीम का जो बनावट है वो नहीं बदल रही है, या फिर कार्ड्स जो फेंके जा रहे हैं, जो उठाए जा रहे हैं रमी में, वो नहीं बदल रहे हैं। सिर्फ आप पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे ये डिसाइड हो रहा है, और आपके अगेंस्ट कौन होगा वो भी डिसाइड हो रहा है, लेकिन उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जब भी आप पैसे देके खेलते हैं तो आप उस गेम का सिर्फ पार्टिसिपेशन एस्पेक्ट को बढ़ा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। आप जब भी पैसे दे रहे हैं तो उससे आपके टीम का कॉम्पोजिशन नहीं बदल जाएगा। आपका जीतना या हारना आपकी स्किल पे ही बेस्ड रहता है, चाहे आप कितना ही ज्यादा पैसा लगाएं इन फैंटेसी गेम्स में। इसीलिए ये गेम्स फाइनली सिर्फ और सिर्फ स्किल बेस्ड है और इनको गैम्बलिंग की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता है। और फाइनली रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ये बोल दिया गया कि ये दलीलें देने आप बंद करें, और ये डिसाइड हो चुका है कि फैंटेसी गेम्स और फैंटेसी स्पोर्ट्स आर गेम ऑफ स्किल्स एंड नॉट गेम ऑफ चांसेस। और इस तरह से कोर्ट्स ने गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस की डेफिनेशंस की वजह से फैंटेसी स्पोर्ट्स को एक प्रोटेक्शन दिया, जो अंडर आर्टिकल 19(1)(g) के अंडर आ रहा था। अब यहाँ पे दो चीजें हो रही थी। दो चीजें ये हो रही थी कि पहली चीज तो स्टेट्स इससे खुश नहीं थी, क्योंकि स्टेट्स अब इन प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड बिजनेसेस थे। अब अगर स्टेट इनको रेगुलेट नहीं कर रही हैं तो बहुत सारी चीजें स्टेट के बाहर जा रही थी, क्योंकि ये फैंटेसी गेम्स का यूजेज जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। इसके अलावा जो टैक्स अथॉरिटीज थी उनको भी ये चीज पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि अब वो इन प्लेटफॉर्म्स को उस तरह से टैक्स नहीं कर सकती थी जैसे बेटिंग या कैसीनोज को किया जाता है। तो वो ये टैक्स अथॉरिटीज बहुत सारा रेवेन्यू भी लूज कर रही थी। इसके अलावा जो तीसरी चीज थी वो ये थी कि लॉ के अलावा और डेफिनेशंस के अलावा भी एक चीज बहुत ज्यादा काम कर रही थी, वो ये था कि क्योंकि इन गेम्स का यूजेस बहुत बढ़ गया था, तो चाहे इसमें स्किल ही क्यों ना लगती हो,
पर ये लोगों की मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा था। अब स्टेट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि अब यहाँ पे कोई क्रिमिनल या ऑफेंस की बात नहीं हो रही थी, जो इसके पहले छोटे मोटे केसेस हुए थे जिसमें ये गैम्बलिंग है या है नहीं, ये लॉफुल है या अनलॉफुल है, ये सारी चीज़ों की बात नहीं थी। अब यहाँ पे बहुत मोटी रकम रेवेन्यू की तरह स्टेट्स जो है लूज कर रही थी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि कोर्ट्स तैयार नहीं थे इनको गैम्बलिंग मानने के लिए, और वो इनको गेम ऑफ स्किल्स ही मानते थे। क्योंकि वो इनको गेम ऑफ स्किल्स ही मान रहे थे तो इनके ऊपर जीएसटी नहीं लग पा रहा था। जीएसटी सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म फी के ऊपर रखता था, जो बहुत ही छोटा सा अमाउंट होता था, जबकि जीएसटी गैम्बलिंग वगैरह में या कैसीनोज में जो लगता है तो वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसके अलावा स्टेट्स इनको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इनसे टैक्स नहीं ले पा रही थी, तो छोटी मोटी बात ये थी कि बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व था जिसको स्टेट कमा नहीं पा रही थी, कोर्ट्स उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। अगर हम गेम्सक्राफ्ट की बात करें, जिसका अभी हमने केस डिस्कस किया, उसके ऊपर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने 21,000 करोड़ का जीएसटी लगाया था, ये मानते हुए कि वो गैम्बलिंग है और कोई स्किल वगैरह नहीं है। लेकिन क्योंकि कर्नाटका हाई कोर्ट ने इसको पूरी तरह से मना कर दिया, खारिज कर दिया और उसे गेम ऑफ स्किल ट्रीट करा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने 21,000 करोड़ का नुकसान उठाया। इसको देखते हुए लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, हमारी अथॉरिटीज, स्टेट गवर्नमेंट, ये सब समझ गए थे कि कोर्ट्स तो पीछे नहीं हटेंगे और इसको स्किल मान के ही आगे बढ़ेंगे। इसीलिए ये बात एकदम साफ हो गई थी कि कोर्ट केसेस को हारने या जीतने से अब फर्क नहीं पड़ने वाला था। इसको मद्देनजर रखते हुए ये डिसाइड किया गया कि लॉ ही बदल दिया जाएगा, और इसके बाद सारी पार्टीज, ऑपोजिशन, रूलिंग पार्टीज, स्टेट सब मिलके सामने आई और लॉ को बदला गया। और अब ये बोला गया कि अगर ऑनलाइन गेम्स में रियल टाइम मनी इन्वॉल्व्ड है, चाहे उसमें स्किल लग रही हो, चाहे उसमें चांस लग रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रियल टाइम मनी इन्वॉल्व है तो उसके ऊपर एक मोटी जीएसटी की रकम देनी पड़ेगी, इररिस्पेक्टिव स्किल है, चांस है या कुछ भी हो। ये लॉ जब से आया है तब से पूरा सिनेरियो बदल गया है। अब स्किल या चांस की बात पूरी तरह से खत्म हो गई है। जो पिछले कई सालों से डेफिनेशन यूज करी जा रही थी उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है, वो बिल्कुल बेकार हो गई है। अब सिर्फ एक चीज मानी जाती है, अगर ऑनलाइन गेम्स में पैसा लग रहा है तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा, उस पर जीएसटी लगेगा और एक बहुत मोटी रकम लगेगी। और अब इस लॉ के आने के बाद स्टेट्स के पास भी ये पावर आ गई है कि वो इन गेम्स को रेगुलेट कर सकती हैं, इनको प्रोहिबिट कर सकती हैं, इन पर टैक्स लगा सकती हैं या इनको ऐसे ही छोड़ सकती हैं। अब मेयर डेफिनेशन ऑफ स्किल और मेयर डेफिनेशन ऑफ चांसेस को ना मानते हुए सारी पावर स्टेट के पास आ चुकी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास भी आ चुकी है। और अब कई जगह पे मनी जहाँ पे भी इन्वॉल्व होता है इन फैंटेसी गेम्स में, उन गेम्स को बैन तक कर दिया गया है। इसके खिलाफ ये जो बड़ी बड़ी फैंटेसी स्पोर्ट्स की कंपनीज थी, जैसे ड्रीम 11 हो गई, एमपीएल हो गई, इन्होंने कोर्ट के में जाके इसको चैलेंज नहीं किया है, क्योंकि ये एक लॉ बन चुका है और मेयर डिपेंडेंट ऑफ डेफिनेशन नहीं रह गया है। इसी तरह की अगर आपको और इंटरेस्टिंग इनसाइट्स डिस्कस करनी है, सिनेरियो समझने हैं, तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।